नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद डॉक्टर डीके पर। मैं डॉक्टर धनेश आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन, क्योंकि हम पिछली कक्षा में स्वर है वो पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यंजनों की परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा देखिए, जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारी फेफड़ों से होती हुई श्वास वायु हमारे मुख में आकर किसी रुकावट या व्यवधान के बाद मुख से बाहर निकल जाती है तो वो क्या है? व्यंजन है। यानी कि श्वास वायु है हमारे अंदर से यानी फेफड़ों से निकलेगी और थोड़ी सी रुक करके मुख के अंदर थोड़ा सा रुक करके उसका उच्चारण हम लोग कर देंगे, वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। व्यंजन को प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं कि किसी भी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियां है वो व्यंजन कहलाती है। जबकि स्वर है वो स्वतंत्र ध्वनियां होती है, परंतु व्यंजन जो है वो प्रमुख रूप से स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। इसलिए किसी भी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां है वो क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। इस प्रकार हिंदी में प्रमुख रूप से 35 व्यंजन ध्वनियां है वो मानी जाती है, यानी कि 35 जो व्यंजन ध्वनियां है उसको मान्यता है वो मिली है। और इसको हम लोग 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, यानी कि 35 को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। देखिए इसमें क्या होता है, यानी जब व्यंजन का उच्चारण करने पर, जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख के किसी अंग को, जैसे कंठ है, ठीक है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंते है, ओष्ठे है, इस प्रकार हमारे जो अंग है, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा यानी जीभ है, दांत है, होठ है, श्वास वायु उनको स्पर्श करेगी, उसके आधार पे आप लोग स्पर्शी व्यंजन है वो माने सकते हैं। इसकी जो संख्या है, कुछ लोग 25 भी मानते हैं, कुछ लोग 27 भी मानते हैं। यदि कै से लेकर के कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग, इसके 25 हो गए। और एक क्या होते हैं, ये अड़े, और एक होता है अढे, दो को साथ भी लोग है वो जोड़ते हैं। तो जो स्पर्शी व्यंजन है उनकी संख्या प्रमुख रूप से 27 है वो मानी गई है। कुछ किताबों में यदि ऑप्शन में आपको दोनों साथ मिलता है तो आपको 27 है वो स्वीकार करना है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अंदर स्थित, अर्थात जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर हमारे मुख के अंदर स्थित स्वर तंत्रियों में कंपन होने के बाद श्वास वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन वो कह सकते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है, ये, रे, ले, वे। और ये भी ध्यान है कि संस्कृत में जो इनका उच्चारण है, यानी जो इनका क्रम है वो प्रमुख रूप से क्या है? ये, वे, रे, ले। यानी कि इसमें वे है वो क्या आता है? लास्ट में आता है, और इसमें वे किस पे आ गया? 2 नंबर पे आ गया। ये आप प्रमुख रूप से ध्यान रखेंगे। उसके बाद है उष्म व्यंजन। देखिए, गर्म, उष्म का मतलब क्या होता है? गर्म, अर्थात जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर श्वास वायु हल्की सी गर्म हो जाती है तब वह उष्म व्यंजन है वो कहलाता है। 4 जो हैं व्यंजन प्रमुख रूप से उष्म व्यंजन माने गए हैं, जिसमें 3 तो स है, स, श, श, और उसके बाद है। प्रमुख रूप से ये उष्म व्यंजन है वो स्वीकार किए गए हैं। देखिएगा, व्यंजन के हमने भेद है वो मुख्य रूप से कर लिए, जिसमें उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन है। इसके अलावा 2 भेद और किए गए हैं। 4 जो व्यंजन है उनको संयुक्त व्यंजन माना गया है, क्योंकि वो 2-2 व्यंजनों के योग से बने हैं। जैसे क्ष, क और श, त्र, त और र, ज्ञ, ज और य, श्र, स और र। इनका निर्माण 2-2 व्यंजनों से हुआ है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन की संज्ञा है वो देते हैं। उसके बाद है आगत व्यंजन। देखिए, आगत व्यंजन वो क्या होते हैं? हमारी वर्णमाला में अथवा देवनागरी लिपि में कुछ व्यंजन ऐसे भी प्रयुक्त होते हैं जिनके नीचे नुक्ता या बिंदु, देखिए ये देखो, जिसके नीचे क्या लगता है? नुक्ता या बिंदु लगता है, इनको ही हम लोग आगत व्यंजन है वो कहते हैं। हिंदी भाषा में इन व्यंजनों का आगमन फारसी अरबी भाषा से हुआ है, जिसके कारण इनको आगत व्यंजन है वो कहा जाता है।
देखिए जैसे नीचे हम लोगों ने क्या लगा दिया, ये देखो बिंदु लगा दिया, सबके नीचे लगाया हुआ है। ये जो 5 जो वर्ण है या 5 जो व्यंजन है वो आगत व्यंजन कहते हैं, और अरबी फारसी के अंतर्गत इनका प्रयोग वो किया जाता है। और हिंदी में इनको लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को व्यंजनों का आगमन हिंदी भाषा में लाने का सर्वप्रथम विद्वान वो माने जाते हैं, इनको श्रेय वो दिया जाता है। वर्तमान में हिंदी भाषा या देवनागरी लिपि में इन आगत व्यंजनों का प्रयोग बंद कर दिया गया है, अर्थात अब इन व्यंजनों के बिना नुक्ता के भी लिखा जा सकता है, लेकिन जहां अर्थ भेद की आवश्यकता होती है वहां पर हम लोगों को ये नुक्ता है वो लगाना पड़ता है। देखिए कैसे, जैसे एक शब्द है राज, इस राज का मतलब क्या हो जाएगा? शासन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रहस्य। यानी दोनों का अर्थ भेद करने के लिए हमें नुक्ता लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए खाना, इस खाना का मतलब क्या हो गया? भोजन। एक होता है खाना का मतलब मान के चलो स्थान विशेष, जैसे शब्द हो गया स्थान विशेष हो गया, जैसे दवा खाना, तोप खाना, ठीक है। इस प्रकार का जो शब्द होता है खाना स्थान विशेष के लिए शब्द को प्रयोग किया जाता है। जैसे फन, इस फन का मतलब होता है सांप का जो सिर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फन कह सकते हैं। और नीचे वाला जो फन है वो मौज मस्ती के लिए प्रयुक्त हो सकता है, या कला जो होती है, जैसे कोई फन, कोई कला को हम लोग है वो कह सकते हैं। इस प्रकार अर्थभेद की दृष्टि से हम देखें तो प्रमुख रूप से हम लोग इनका प्रयोग है वो करते हैं। और अब हम चलते हैं आगे। ये देखिएगा, हम व्यंजनों का वर्गीकरण फिर से करते हैं। जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण प्रमुख से 2 आधारों पर किया जा सकता है। देखिए, जो व्यंजन मानिए या प्रमुख रूप से आप वर्ण मान सकते हैं कि किसी भी उच्चारण, देखो एक तो होता है उच्चारण स्थान के आधार पे, ठीक है, और एक है प्रयत्न स्थान के आधार पे। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो उच्चारण स्थान के आधार पे वो पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी भी वर्ण, स्वर या व्यंजन का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। कौन सा अंग? कोई भी अंग वो सक्रिय वो रहता है या क्रियाशील रहता है, अतः वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान वो मान लिया जाता है। महर्षि जो पाणिनि है उन्होंने क्या किया है कि इन उच्चारण स्थान के आधार पे जो वर्ण है उनको याद करने के लिए निम्न सूत्र है वो प्रतिपादित है वो किए हैं। ये देखिए 1 2 3 इस प्रकार से सूत्र है वो प्रतिपादित किए हैं। अब एकदम अच्छे तरीके से हम लोग इनको सूत्र के माध्यम से याद करेंगे, और इस तरीके से यदि आप याद करते हैं जिंदगी में कभी भी आप इनको नहीं भूलोगे। और बार बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, छोटी से लेकर के बड़ी परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और सर्वाधिक गलत होने की संभावना रहती है। तो आज इस चिंता से आप निष्फिक्र हो जाइए, आप इस चिंता से दूर हो जाइए, ये चीजें आपको आज वो याद हो जाएगी। देखिए कंठ, कंठ से बोले जाने वाले कौन से हैं? देखो ए का मतलब ए और आ, क का मतलब क वर्ग, उसके बाद है, इसके बाद है, इसके बाद विसर्ग, यानी कि विसर्ग के जितने भी व्यंजन है जो इसका चिन्ह होता है ए आ क वर्ग है और विसर्ग, ये प्रमुख रूप से किससे बोले जाते हैं? कंठ से इनका उच्चारण वो किया जाता है। उसके बाद 2 नंबर पे देखिए तालव्य, तालव्य में क्या आ जाएगा? ई, दोनों ई यानी कि छोटी और बड़ी, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद ये, और उसके बाद स कौन सा? संकर वाला। ये जो सारे वर्ण है वो तालव्य वर्ण वो माने जाते हैं। इसके बाद देखो ऋतु रसाणा, इसमें क्या आ जाएगा? री, ट वर्ग, ठीक है, रे और ये स कौन सा? षटकोण वाला, इसीलिए इसको मूर्धन्य स वो हम लोग कहते हैं। दंत्य वर्ण कौन से होते? देखो ऋतु लसाना, इसमें क्या आएगा? जो स्वर है संस्कृत में री, उसके बाद आ जाएगा त वर्ग, उसके बाद आ जाएगा लेस, और उसके बाद आ जाएगा स कौन सा? संतोष वाला। ये कौन सा होता है? दंत्य श होता है। उसके बाद देखिए ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? आपका ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा, और उप मूर्धन्य ध्वनियां, यानी कि देखो इस प्रकार से कई भाषा में इस प्रकार से प फ जो भाषा लिखी जाती है उसमें प्रमुख रूप से ये दोनों ध्वनियां है वो उप मूर्धन्य में आ जाएगी। इसके बाद देखिए नासिक्य, नासिका में क्या आता है? देखो जो कई वर्ण ऐसे हैं जिनका 2-2 उच्चारण स्थान है, जैसे मान के चलो कंठ वर्ण में क्या आ गया? अंग है,
इसमें भी आ गया अंतिम, देखो इसमें क्या आ गया ये, 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 और इसमें क्या आ गया ये जो मैंने कोष्टक में लिखे हैं यानी कि जो ब्रेक सर्कल में लिखे हैं, इनका दो दो उच्चारण स्थान है। एक तो क्या हो जाएगा नासिक के, और एक क्या हो जाएगा इनका उच्चारण स्थान जो भी है उसके अनुसार हम इसको देखेंगे। देखिए कौन कौन से हो गए, यहाँ मैं गए अणे ने, ये जो चार नहीं होकर के पांच जो हैं, देखिए कै वाला, उसके बाद च वाला, ट वाला, त वाला और प वाला, पांचों जो पंचम वर्ण है वो प्रमुख रूप से पंचम वर्ण किसमें आ जाएंगे, नासिके में आ जाएंगे और अपने अपने उच्चारण स्थान में भी काउंट किए जाएंगे। इसके बाद देखो कंठ तालु, ये दो वर्ण हैं, देखो ए और आई, ये कंठ और तालु, क्योंकि ए तो किससे, देखो कंठ से, ठीक है, ई, ये देखो ई इससे हो गया तालु, ठीक है ना, दोनों तालु, इसलिए इसको क्या कह जाते हैं, कंठ तालु है वो कहा जाता है। इसके बाद ओ और औ, इसको क्या कहा जाता है, कंठोष्ठ, ये देखो क्या होगा, इसमें ए से बना है और ऊ से बना है, ए क्या है कंठ और ओष्ठ, ये देखो ये क्या है ऊ क्या है ओष्ठ, इसलिए कंठोष्ठ इनको कहा जाता है। उसके बाद है दंतोष्ठ, वह जो वर्ण है आपका वह से वर्षा, ये जो है वो कंठोष्ठ वर्ण है वो माना जाता है। प्रमुख रूप से आप लोग देखोगे तो ये सारी चीजें आपको सूत्रों के माध्यम से यहाँ पढ़ने के लिए मिली हैं और आप जिंदगी में इनको कभी भी नहीं भूलोगे। मैंने व्यंजनों को, स्वरों को आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास वो किया है। निश्चित रूप से आप इन चीजों को याद कर चुके होंगे। फिर भी आपका कुछ डाउट है, कुछ शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर अपना प्रश्न वो करें, आपका निश्चित रूप से आपको उत्तर उसका मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग जो वेतन के आधार पे व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो व्यंजनों के भाग 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों की इच्छा पे, आप लोगों की, क्योंकि नेट का कुछ इश्यू होता है इसको देखने में और में, तो मैं भाग 2 में आपको व्यंजनों का आधा भाग है वो दिखाऊंगा, यानी कि प्रेतन के आधार पे व्यंजन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घोष है, अघोष है, श्वास वायु के आधार पे कौन से आ गए, अल्प प्राण आ गया, महाप्राण आ गया, इन सब की चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। इसलिए निश्चित तौर से उस वीडियो को आप देखें, आपको कल ही वो वीडियो वो रिकॉर्डिंग करके परसों वो मिल जाएगा। कल आपके पास ये जो व्यंजन का आज हमने पढ़ा है ये आपको वीडियो मिल जाएगा। तो लगातार आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही आप बना करके रखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। इसी कामना के साथ, आपकी सफलता के ध्येय के साथ मैं आज की कक्षा से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।